हेलो बच्चों। जो हमारा सीरीज चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम फिज़िक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। चैप्टर का नाम था एसएचएम का ये नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हम आज डिस्कशन करेंगे स्प्रिंग के टाइम पीरियड का। तो स्प्रिंग से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। टाइम स्पेशली तो टाइम पीरियड के बारे में कहानी चल रही है इस चैप्टर के अंदर, तो हम वही डिस्कशन करते हैं। चलिए बच्चों, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सो वी नो दैट कि जो स्प्रिंग का टाइम पीरियड होता है विच इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2π√m/k। वी नो दैट कि यहाँ पर m मास है, वो मास जो स्प्रिंग के साथ हैंग कर रहा है, के यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है और स्प्रिंग के मास को हम जनरली नेग्लिजिबल लेते हैं। अगर मास लेंगे तो क्या होगा उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो यहां पर मैंने एक स्प्रिंग बनाया, ये मेरे पास मास है जो मैंने स्मॉल m ले रखा है। स्प्रिंग कांस्टेंट हमें k दिया हुआ है, इसका टाइम पीरियड हमारे पास हो जाएगा t इज इक्वल टू 2π√m/k। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, m वो मास है जो ऑक्सीलेट कर रहा है, यानी कि जो मास एसएचएम में है। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि ये जो स्प्रिंग है ये इस तरह से रखी हुई है, तो भी कौन सा मास ऑक्सीलेट कर रहा है? m। इसके लिए भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या रहेगा? यही रहेगा। क्लियर? अब यही अरेंजमेंट अगर मैं ऐसा बना देता हूं, अब मैंने इसे कंप्रेस किया और छोड़ दिया, एसएचएम होने लगा इसमें, तो इसके एसएचएम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या रहेगा? तो सिंपल सा कंसेप्ट है, इस सिचुएशन में कौन सा मास ऑसिलेट कर रहा है? ये वाला। तो इसके अंदर कौन सा मास आ जाएगा? स्मॉल m वाला। तो भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या रहा? यही वाला। कैपिटल M तो एसएचएम नहीं कर रहा था ना, कैपिटल M एसएचएम करेगा तो यहाँ पर हम m को लगाएंगे। अब कोई अगर ये कहता है कि नहीं सर, मान लो अगर ये ऐसा रखा हुआ है, ये मास m1, ये मास m2। अब दोनों ही मास एसएचएम में है, दोनों ही मास ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में टाइम पीरियड क्या होगा? तो अब बच्चों यहाँ रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट आएगा। मतलब हम टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला लिखेंगे विच इज 2π√m/k ना लिखते हुए अब हम यहाँ पर एक नया सिंबल यूज कर रहे हैं, μ/k। जो आपके पास म्यू है विच इज इक्वल टू m1m2/m1 आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। जब दोनों मास ऑसिलेट करेंगे तो हमारे पास सिंपल पेंडुलम के स्प्रिंग के टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये रहेगा। आई होप कि दिमाग में ये चीज बैठ गई। फिर से सिंपल पेंडुलम के स्प्रिंग के टाइम पीरियड का फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2π√m/k। स्प्रिंग अगर इस तरह से है या इस तरह से है, m मास ऑसिलेट कर रहा है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला यही रहेगा। यहाँ पर भी m मास ही ऑसिलेट कर रहा था, नीचे दूसरा मास रखा जरूर था बट वो स्टेशनरी था, तो भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला यही रहा। लेकिन यहाँ पर दोनों ही मास ऑसिलेट कर रहे हैं तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये बात क्लियर हो गई। चलिए, एक कंसेप्ट तो आपके पास टाइम पीरियड का स्प्रिंग के लिए ये हो जाएगा। अब हम दूसरे कंसेप्ट के बारे में बात करें तो दूसरे कंसेप्ट में हम ये देखेंगे कि आपकी जो स्प्रिंग है उस स्प्रिंग को सीरीज ऑफ पैरेलल कनेक्ट किया जाएगा। तो जब स्प्रिंग को सीरीज ऑफ पैरेलल कनेक्ट किया जाता है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लीजिए दो स्प्रिंग हैं आपके, इन दोनों स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ऐसा भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। दोनों स्प्रिंग में जो मास m है वो ऑसिलेट कर रहा है। ओके, तो इन दोनों ही परिस्थिति में, दोनों ही कंडीशन में हम देखेंगे कि जो K1 और K2 है वो स्प्रिंग के लिए अलग अलग हैं और दोनों ही मास ऑसिलेट कर रहे हैं। इस सिचुएशन में हमारे पास जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा, यहाँ पर स्प्रिंग कैसा कनेक्ट है? इन सीरीज।
सीरीज के केस में जो के इक्विवेलेंट होगा विच इज इक्वल टू, या हम इसको ऐसा लिखे 1 अपॉन के इक्विवेलेंट 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। सो नाउ के इक्विवेलेंट आपके पास क्या हो जाएगा, के इक्विवेलेंट आपके पास हो जाएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। अब ये आ गया है तो टाइम पीरियड भी इजीली आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k होता था, k की जगह k इक्विवेलेंट आ गया। तो सीरीज के लिए जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपके पास आया वो आया K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो ये सीरीज, जब दोनों स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे। आई होप कि इतना क्लियर हो गया कि जब दो स्प्रिंग सीरीज में कनेक्ट की जा रही है तो सीरीज के लिए हम फॉर्मूला क्या एप्लीकेबल कर रहे हैं, ये एप्लीकेबल कर रहे हैं कि यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है, और जब हम इनके टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो हमारे पास ये आ रहा है। तो ये तो सीरीज वाला केस हो गया। अब यहीं पर अगर मैं पैरेलल केस की बात करता हूं तो पैरेलल में आपको कैसा दिखाई देगा, हो सकता है पैरेलल में आपको कुछ ऐसा डायग्राम दिखाई दे, या हो सकता है कि पैरेलल में आपको ऐसा डायग्राम दिखाई दे। बच्चों देखो, जब हम सीरीज की बात करते हैं तो एक्चुअल में कहानी क्या होती है, सीरीज वाले केस में जब कोई भी फोर्स लग रहा है, फोर्स दोनों स्प्रिंग के लिए कैसा होता है, कांस्टेंट, बट के की वैल्यू अलग अलग है, सो एक्सटेंशन दोनों में कैसा होगा, अलग अलग। तो हमने ये फॉर्मूले को निकाला हुआ है, ये वाला फॉर्मूला है ना। लेकिन जब हम पैरेलल की बात करते हैं तो यहाँ पर जब मैंने फोर्स लगाया तो एक्सटेंशन दोनों स्प्रिंग में सेम हुआ। मान लो ये 1 सेंटीमीटर नीचे आ रहा है तो ये भी 1 सेंटीमीटर नीचे आएगा, क्योंकि इतना ही मैंने खींचा है उसको। बट के का वैल्यू डिफरेंट होने की वजह से दोनों पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो कैसा हो जाएगा, अलग। तो पैरेलल में फोर्स डिफरेंट होगा, एक्सटेंशन सेम रहेगा, सीरीज में फोर्स सेम रहेगा, एक्सटेंशन अलग रहेगा। अब यहाँ पर जो के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पैरेलल के लिए आपको दिखाई देगा वो आपके पास होगा K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। जब इस फॉर्मूले को मैं यहां पर रखूंगा तो मेरे पास ये कहानी निकल के आएगी, सॉरी K1 प्लस K2। हाँ, तो जब इस फॉर्मूले को मैं रखूंगा यहां पर तो पैरेलल वाली सिचुएशन में मेरे पास जो टाइम पीरियड आएगा विच इज इक्वल टू m अपॉन k, और k की जगह कितना आ गया, K1 प्लस K2। सो पैरेलल के लिए टाइम पीरियड आपके पास ये होगा, सीरीज के लिए टाइम पीरियड आपके पास ये होगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जो मैक्सिमम PYQ में भी आपको दिख जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको दिख जाएगा। वो कंसेप्ट ये है कि यार यहाँ पर तो चलो k का वैल्यू आपको बता दिया, स्प्रिंग के लिए आपने फॉर्मूला लगा के टाइम पीरियड निकाल लिया। मैं अगर ये बोलूं कि if t1 is equals to 3 सेकेंड एंड t2 is equals to 4 सेकेंड, दो स्प्रिंग है, दोनों स्प्रिंग के लिए आपके पास टाइम पीरियड 1, टाइम पीरियड 2। पहले वाले स्प्रिंग का टाइम पीरियड कितना है, 3 सेकेंड, दूसरे वाले स्प्रिंग का टाइम पीरियड कितना है, 4 सेकेंड। अब इन दोनों स्प्रिंग को हमने सीरीज में और पैरेलली कनेक्ट किया, तब डिफरेंट टाइम पीरियड्स क्या निकलेंगे। मतलब इन दोनों स्प्रिंग को हम किस में कनेक्ट कर रहे हैं, एक बार सीरीज में कनेक्ट कर दिया और एक बार पैरेलली कनेक्ट कर दिया। तो सीरीज में तो आपके सामने डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको। जब हम इनको पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो क्या कहानी बनेगा, तो सीरीज में जब हमने कनेक्ट किया और इस बार हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है, ये t1 और ये t2, हमें t बताना है। या जब हमने इनको पैरेलली कनेक्ट किया तो t1 t2 आपको दिया है, हमें t बताना है। कहने का मतलब यहां पर मेरा ये है कि अगर इसी m मास को इंडिविजुअली इनके साथ हैंग कर रहे हैं तो टाइम पीरियड ये दिया हुआ है, और जब इस तरह से हैंग कर रहे हैं तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करके बताना है। अब यहाँ k का वैल्यू तो दिया नहीं, स्प्रिंग कांस्टेंट है नहीं और कोई वैल्यू हमारे पास है नहीं। तो बच्चों यहाँ के लिए दो शॉर्टकट फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर मैं बात करता हूँ
सीरीज वाले कॉम्बिनेशन, है ना, पैरेलल के बाद फिर बाद में आएंगे, पहले हम सीरीज की बात करते हैं। इन केस ऑफ सीरीज जब आप यूज करोगे तो आप फॉर्मूला लगाओगे T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, और इन केस ऑफ पैरेलल जब आप यूज करोगे तो फॉर्मूला आप लगाओगे T1 T2 अपॉन T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। तो नाउ यहां से आप इजीली टाइम पीरियड कैलकुलेट करके बता सकते हो। पहले वाला 3 था, 9 हो जाएगा, दूसरे वाला 4 था, 16 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 5। तो सीरीज के लिए 5 हो गया। पैरेलल में अगर आप देखोगे तो 5 4 जा 3 4 जा 12 अपॉन 5, तो ये आपके पास पैरेलल की कहानी होगी। आई होप कि ये आप अंडरस्टूड हो कि ये मैंने क्या बताया यहाँ पर, कि यहाँ पर हमने देखा कि जब हमारे पास दो स्प्रिंग सीरीज में और पैरेलल दी जाएगी तो उनके टाइम पीरियड्स के फॉर्मूले क्या निकलेंगे। सिंपली आपको ये दो फॉर्मूले याद करना है, बड़े आराम से आप कैलकुलेशन कोई सा भी निपटा पाओगे, है ना। एक और यहाँ पर कंसेप्ट आता है स्प्रिंग के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और बहुत बच्चों को मैंने वहां पर उलझते हुए भी देखा है, उसके बारे में और डिस्कशन करते हैं हम। तो वो कंसेप्ट ये है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एक ब्लॉक है, इसका मास m है, कोई एक एंगल दे रखा है थीटा, ये मान लिया मैंने ए बी सी। अगर एंगल थीटा नहीं देते तो हम मान लेते 120 120 120, अगर एसिमेट्रिकल है तो। अभी थीटा दिया, हम थीटा के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है। अब वो आपसे ये बोल रहे हैं इस m को पकड़ो और इसे स्लाइटली खींच दो। अब जैसे वो बोल रहे हैं कि a के अलोंग खींच दो और फिर छोड़ दो, ऐसे चल करने लग जाएगा, कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा। b के अलोंग, ये b है, b के अलोंग खींच दो या कंप्रेस कर दो और छोड़ दो, c के अलोंग खींच दो या कंप्रेस कर दो और छोड़ दो, तो टाइम पीरियड क्या क्या होगा। अभी उन्होंने क्या बोला, a के अलोंग, और a के अलोंग वाले एंगल को मैंने क्या मान रखा है थीटा। तो जिसके अलोंग वो बोल रहे होंगे, अगर नहीं बोलेंगे तो सिमेट्रिकल डायग्राम होगा, फिर तो एंगल सभी के लिए इक्वल होगा। लेकिन अगर नहीं है तो वो आपको बोल देंगे कि किसके अलोंग हमने इसको खींचा है या कंप्रेस किया। तो उस सिचुएशन में हमारे पास जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा वो होगा 2 पाई अंडर रूट m बाय k ब्रैकेट के अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस 1। ये फॉर्मूला आप याद कर लोगे, किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो आप यहाँ पर बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे। जैसे मैंने माना इन स्प्रिंग का कांस्टेंट k दिया। अच्छा, ये एप्लीकेबल तभी होगा जब सारे स्प्रिंग का कांस्टेंट कैसा होगा, फोर्स कांस्टेंट इक्वल होगा। चलिए, k t इज इक्वल टू 2 पाई m मास का ऑब्जेक्ट, k आपको दिया हुआ है 2, थीटा, थीटा को मैंने मान लिया कुछ देर के लिए कितना है 120, 120 बाई 2 कितना हो गया 60, cos 60 का वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1। So t is equals to 2 pi अंडर रूट m बाय k। तो ये 2 कहाँ आ गया ऊपर, नहीं सॉरी 1/2 एलसीएम लेंगे और 2 ऊपर आएगा लेकिन यहाँ 3 हो जाएगा। तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग जो इस अरेंजमेंट में आपको दी हुई है। तो ये कंसेप्ट आप याद रखेंगे, बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। तो स्प्रिंग के अंदर ही कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो आपको उलझा सकती है। ठीक है, चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी तरह से कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट के साथ में। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।